नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स काम नहीं करते या फिर हर स्ट्रेटजी कुछ समय बाद बेकार हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो शायद समस्या मार्केट में नहीं होती। शायद समस्या हमारे देखने और समझने के नजरिए में होती है। दोस्तों, मेरा नाम जॉन इहलर्स है। ट्रेडिंग से पहले मैं एक इंजीनियर था और एक इंजीनियर होने के नाते मैं हमेशा एक बात पर भरोसा करता हूं। अगर कोई सिस्टम बार बार अलग अलग रिजल्ट दे रहा है तो जरूरी नहीं कि सिस्टम ही खराब हो। कई बार दिक्कत उसे समझने के तरीके में होती है। जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा तो एक बात ने मुझे हैरान कर दिया। लगभग हर ट्रेडर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते थे कि ये इंडिकेटर्स असल में काम कैसे करते हैं। कोई RSI लगा रहा था, कोई MACD, कोई मूविंग एवरेज, लेकिन शायद ही कोई यह सवाल पूछ रहा था कि मार्केट का बिहेवियर बदलता क्यों है। एक ही इंडिकेटर कभी शानदार रिजल्ट क्यों देता है और कभी पूरी तरह फेल क्यों हो जाता है। यहीं से मेरी इंजीनियरिंग सोच ने ट्रेडिंग में जगह बनाई। मैंने मार्केट को एक ट्रेडर की तरह देखने के बजाय एक सिग्नल की तरह देखना शुरू किया, जहां नॉइज और सिग्नल के बीच फर्क होता है, जहां लैग और रिस्पॉन्स मायने रखते हैं, जहां स्ट्रक्चर और रैंडम मूवमेंट के बीच एक छुपा हुआ पैटर्न होता है। और जैसे जैसे मैं इन चीजों को समझता गया, कई ऐसी सच्चाइयां सामने आने लगी जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी देख ही नहीं पाते। दोस्तों, इस किताब में मैंने आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दिया है। मैंने आपको सोचने का एक तरीका दिया है, एक ऐसा नजरिया जो यह समझाता है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स गलत समय पर क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों मार्केट पूरी तरह रैंडम नहीं होती बल्कि कई बार साइक्लिकल बिहेवियर दिखाती है, और क्यों फिक्स्ड पीरियड पर बने इंडिकेटर्स बदलती हुई मार्केट में अक्सर पीछे रह जाते हैं। असल दिक्कत इंडिकेटर बदलने की नहीं होती, असल दिक्कत नजरिया बदलने की होती है। इस किताब में मैंने ट्रेडिंग के 7 सबसे जरूरी सबक साझा किए हैं जो मैंने इंजीनियरिंग, गणित और लंबे मार्केट ऑब्जर्वेशन से सीखे। ये लेसन्स आपको ये नहीं बताएंगे कि अगला ट्रेड कहां लेना है, लेकिन ये जरूर सिखाएंगे कि हम बार बार गलत ट्रेड क्यों लेते हैं, और यही समझ लंबे समय में सबसे ज्यादा नुकसान से बचाती है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हम हर लेसन को जॉन इहलर्स के नजरिए से समझेंगे, बिल्कुल शांत तरीके से, लॉजिक के साथ, बिना किसी हाइप के, ताकि आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर निर्भर ना रहें बल्कि यह समझ सकें कि मार्केट अंदर से कैसे काम करती है। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक क्या था, तो मैं बिना सोचे कहूंगा, यह समझना कि ज्यादातर इंडिकेटर्स काम क्यों नहीं करते। यह समझ एक दिन में नहीं आई। इंजीनियर होने की वजह से मैं किसी भी चीज को मानने से पहले उसे तोड़कर समझना चाहता था। मैंने इंडिकेटर्स को ट्रेडर की तरह नहीं देखा, मैंने उन्हें सिग्नल प्रोसेसिंग टूल्स की तरह देखा, और यहीं से सब कुछ बदल गया। इंडिकेटर असल में क्या करता है? वो सिर्फ पास्ट डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन दिक्कत यह है कि मार्केट कभी भी पास्ट जैसी स्थिर नहीं रहती। मार्केट लगातार बदलती रहती है। कभी उसकी स्पीड बदल जाती है, कभी उसका रिदम, कभी उसका स्ट्रक्चर वही नहीं रहता। और जब मार्केट बदलती है तब फिक्स्ड नेचर वाला इंडिकेटर अपने आप पीछे छूट जाता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इस बात को नहीं देखते। वो इंडिकेटर बदल देते हैं, पीरियड बदल देते हैं, नई स्ट्रेटजी ढूंढ लेते हैं, मगर शायद ही कभी यह सवाल पूछते हैं, क्या जिस इंडिकेटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उसका नेचर इस समय की मार्केट कंडीशन से मेल भी खाता है या नहीं। एक इंजीनियर होने के नाते मैंने मार्केट को भावनाओं से नहीं देखा, मैंने उसे एक सिग्नल की तरह देखा। और हर सिग्नल में 2 चीजें होती हैं, सिग्नल और नॉइज। नॉइज वो होता है जो आपको उलझाता है, सिग्नल वो होता है जो आपको दिशा दिखाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर इंडिकेटर्स नॉइज और सिग्नल के बीच साफ फर्क नहीं कर पाते। वे दोनों को मिलाकर दिखा देते हैं और ट्रेडर उस पूरे आउटपुट को सच मान लेता है। यहीं से इंडिकेटर की फेलियर शुरू नहीं होती, यहीं से ट्रेडर की गलत समझ शुरू होती है। जब मार्केट स्लो होती है तब बहुत तेज इंडिकेटर बार बार झूठे सिग्नल देने लगते हैं, और जब मार्केट तेज होती है तब स्लो इंडिकेटर देर से रिएक्ट करता है। ट्रेडर सोचता है मैं लेट हो गया, लेकिन सच्चाई यह होती है कि ट्रेडर नहीं, इंडिकेटर लेट होता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ समझी है, लैग कोई गलती नहीं है, लैग इंडिकेटर की नेचर है। हर इंडिकेटर लैग करता है। सवाल यह नहीं है कि लैग है या नहीं, असली सवाल यह है क्या आप उस लैग को समझते हैं या नहीं। जब ट्रेडर लैग को नहीं समझता तो वह हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करने लगता है, और रिएक्शन धीरे धीरे फोकस को खत्म कर देता है। मैंने कभी मार्केट को अपना दुश्मन नहीं माना,
मैंने उसे हमेशा एक सिस्टम माना, और किसी भी सिस्टम को समझने के लिए इमोशन नहीं, मेजरमेंट चाहिए। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मेजरमेंट नहीं करते, वे महसूस करते हैं, और फीलिंग कभी साइंस नहीं होती। मैंने देखा है कि लोग इंडिकेटर को फ्यूचर बताने वाला टूल मान लेते हैं, जबकि इंडिकेटर भविष्य नहीं बताता। इंडिकेटर सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाता है, और अगर आप उस स्ट्रक्चर को नहीं समझते तो इंडिकेटर आपको झूठा कॉन्फिडेंस दे देता है, और बिना समझ का कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है। इसीलिए लोग कहते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता, जबकि सच्चाई यह है इंडिकेटर वही करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। समस्या तब पैदा होती है जब ट्रेडर उससे वह काम करवाना चाहता है जो उसके डिजाइन में ही नहीं है। एक इंजीनियर होने के नाते मैं हमेशा डिजाइन देखता हूं। इंडिकेटर कैसे बना है, किस मान्यता पर बना है, और किस तरह की मार्केट कंडीशन के लिए बना है। अगर आप ये सवाल नहीं पूछते तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब मैंने यह समझ लिया कि इंडिकेटर्स फेल नहीं होते, बल्कि हम उन्हें गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, तब एक और बड़ा सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। अगर मार्केट हर समय बदलती रहती है तो इंडिकेटर स्टैटिक क्यों होना चाहिए? अगर मार्केट कभी तेज होती है, कभी धीमी, तो इंडिकेटर हमेशा एक ही पीरियड पर क्यों काम करे? यहीं से मेरी इंजीनियरिंग सोच अगले स्तर पर गई। मैंने सोचा, क्या इंडिकेटर खुद को मार्केट के साथ अडेप्ट कर सकता है? क्या ऐसा संभव है कि इंडिकेटर मार्केट की स्पीड के हिसाब से खुद को बदल ले? दोस्तों, यही सवाल रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स की असली नींव है। लेकिन इस सोच तक पहुंचने के लिए एक और गहरी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। आपको यह मानना होगा कि मार्केट पूरी तरह रैंडम नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट सच में रैंडम होती तो किसी भी तरह की अडेप्टेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। तो असली सवाल यह नहीं है कि इंडिकेटर कौन सा है। असली सवाल यह है, क्या मार्केट सच में रैंडम है या उसके पीछे कोई छुपा हुआ स्ट्रक्चर मौजूद है? यही वह सवाल है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी गंभीरता से पूछते ही नहीं, और यहीं से असली सीख की शुरुआत होती है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट पूरी तरह रैंडम क्यों नहीं है, और कैसे साइकिल्स हर इंडिकेटर की असली सच्चाई को धीरे धीरे सामने लाती हैं। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए, आप अब सिर्फ इंडिकेटर देखने वाले ट्रेडर नहीं रहे, आप अब सोचने वाले ट्रेडर बन चुके हैं, और यही बदलाव सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर मेरी जिंदगी का पहला अध्याय यह समझना था कि इंडिकेटर्स क्यों फेल होते हैं, तो मेरी जिंदगी का दूसरा अध्याय इसी एक सवाल से शुरू हुआ, क्या मार्केट वाकई रैंडम है? क्योंकि अगर मार्केट रैंडम है तो ट्रेडिंग सिर्फ एक जुआ है, और अगर मार्केट रैंडम नहीं है तो ट्रेडिंग एक साइंस बन सकती है। एक इंजीनियर होने के नाते मैं किसी चीज को मानने से पहले उसे मेजर करना चाहता था। मैंने देखा कि जब भी ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉस होता है तो वे एक ही लाइन बोलते हैं, मार्केट रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। यह बात सुनकर मैं हमेशा रुक जाता था, क्योंकि साइंस में रैंडम एक बहुत गंभीर शब्द होता है। रैंडम का मतलब होता है कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई मेमोरी नहीं, और कोई रिपीटेबल बिहेवियर नहीं। लेकिन जब मैं मार्केट को देख रहा था तो मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि कभी मार्केट बहुत तेज चलती है, कभी बहुत धीमी हो जाती है, कभी साफ साफ ट्रेंड बनाती है, और कभी एक ही रेंज में घूमती रहती है। अगर मार्केट पूरी तरह रैंडम होती तो ये पैटर्न बार बार क्यों बनते? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार गूंजता रहा। मैंने मार्केट को भावनाओं से नहीं देखा, मैंने उसे डेटा की तरह देखा। प्राइस मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था, प्राइस मेरे लिए एक सिग्नल था, और हर सिग्नल की तरह उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, साइकिल होती है, और एक रिदम होता है। मैंने चार्ट्स को घंटों नहीं, सालों तक देखा, दिनों का नहीं, दशकों का डेटा, और धीरे धीरे एक बात साफ होती चली गई। मार्केट खुद को बिल्कुल रिपीट नहीं करती, लेकिन वह अपना रिदम जरूर रिपीट करती है। यह फर्क बहुत गहरा है। ट्रेडर प्राइस के दोबारा आने का इंतजार करता है, इंजीनियर रिदम को पहचानता है, और यही वह पल था जहां मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैं समझ गया कि मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन वह उस तरह प्रेडिक्टेबल भी नहीं है जैसा ज्यादातर लोग चाहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में चलती है, और उस स्ट्रक्चर का नाम है साइकिल्स। साइकिल्स कोई जादू नहीं है, वे सिर्फ यह दिखाते हैं कि मार्केट जानकारी को किस स्पीड से अब्सॉर्ब कर रही है, कभी धीरे, कभी तेज, लेकिन कभी भी जीरो नहीं। अगर मार्केट सच में रैंडम होती तो हर इंडिकेटर हमेशा बेकार होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ इंडिकेटर्स कुछ समय तक बहुत अच्छा काम करते हैं और फिर अचानक फेल हो जाते हैं,
यह फेलियर रैंडमनेस की वजह से नहीं होती, यह साइकिल के बदलने की वजह से होती है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं इंडिकेटर खराब हो गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि मार्केट का फेस बदल चुका होता है। इंडिकेटर वही रहता है, लेकिन मार्केट का रिदम बदल जाता है और एक फिक्स्ड इंडिकेटर डायनेमिक मार्केट में अंधा हो जाता है। मैंने यह भी सुना है कि लोग इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, लेकिन कोइंसिडेंस इतनी बार रिपीट नहीं होता। जो चीज बार बार होती है वह रैंडम नहीं होती, वह एक ऐसा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम अभी समझ नहीं पाए हैं। यह समझ मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी, क्योंकि अगर मार्केट स्ट्रक्चर में चलती है तो फिर इग्नोरेंस का कोई बहाना नहीं बचता। फिर फेलियर किस्मत की वजह से नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से होती है। और यह बात ईगो को बहुत चोट पहुंचाती है। लेकिन इंजीनियर होने के नाते मैं ईगो नहीं, सच्चाई ढूंढ रहा था। मैंने मार्केट को एक ऐसे सिस्टम की तरह देखा जो लगातार बदलता रहता है, लेकिन बिना वजह नहीं। हर मूव के पीछे कारण हो या ना हो, हर फेज के पीछे एक लॉजिक जरूर होता है, और यही लॉजिक साइकिल्स में छुपा होता है। साइकिल्स का मतलब यह नहीं है कि मार्केट हर 20 दिन में ऊपर जाएगी और हर 20 दिन में 20 दिन में ऊपर जाएगी और हर 20 दिन में 20 दिन में ऊपर जाएगी और हर 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 20 दिन में ऊपर जाएगी
और हर 20 दिन में ऊपर जाएगी, 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 और हर नीचे। साइकिल्स का मतलब है मार्केट की इंटरनल घड़ी, एक ऐसी घड़ी जिसकी स्पीड बदलती रहती है, और जैसे ही स्पीड बदलती है इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी भी बदल जाती है। ट्रेडर एक्यूरेसी ढूंढता है, इंजीनियर अलाइनमेंट ढूंढता है। अलाइनमेंट यानी क्या इंडिकेटर की स्पीड मार्केट की स्पीड से मेल खा रही है या नहीं, और जब यह अलाइनमेंट टूटता है तो सिग्नल नॉइज बन जाता है। यही वजह है कि कभी मार्केट बहुत साफ दिखाई देती है और कभी बेहद कंफ्यूजिंग। असल में मार्केट कंफ्यूजिंग नहीं होती, हमारा लेंस आउटडेटेड हो चुका होता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का यह दूसरा अध्याय मुझे एक बहुत भारी सच्चाई तक लेकर आया। अगर मार्केट सच में स्ट्रक्चर में चलती है, अगर साइकिल्स वाकई मौजूद हैं, तो फिर ट्रेडर का असली काम भविष्य की भविष्यवाणी करना नहीं है। ट्रेडर का काम है इस वक्त मार्केट किस स्ट्रक्चर में है उसे पहचानना। लेकिन यहीं पर एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर साइकिल्स लगातार बदलती रहती हैं, तो ट्रेडर कैसे समझे कि अभी मार्केट किस फेज में है? क्योंकि ऊपर से देखने पर तो सब कुछ वही लगता है, वही कैंडल्स, वही चार्ट, वही इंडिकेटर्स, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा बिहेवियर बदल चुका होता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग रास्ता खो देते हैं, और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का असली कोर्स शुरू होता है। मैं यह समझ चुका था कि मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन मैं यह भी समझ चुका था कि मार्केट सिंपल भी नहीं है। मार्केट एक अडेप्टिव सिस्टम है, और किसी अडेप्टिव सिस्टम को स्टैटिक टूल्स से पूरी तरह समझा ही नहीं जा सकता। तो सवाल यह उठा, अगर मार्केट खुद को बदल सकती है तो इंडिकेटर क्यों नहीं बदल सकता? यही सवाल मेरी जिंदगी के तीसरे अध्याय का दरवाजा खोलता है। अगले चैप्टर में मैं आपको उस नाजुक संतुलन के बारे में बताऊंगा जिसे हर ट्रेडर ढूंढता है लेकिन समझ नहीं पाता। लैग और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच का बैलेंस। क्यों तेज इंडिकेटर हमेशा बेहतर नहीं होता, और क्यों धीमा इंडिकेटर हमेशा सुरक्षित नहीं होता। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए, आप अब मार्केट को रैंडम मानना छोड़ चुके हैं। अब आप उसे एक लिविंग सिस्टम की तरह देखने लगे हैं, और यही नजरिया आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। अगर मेरी जिंदगी का पहला अध्याय यह समझना था कि इंडिकेटर्स क्यों फेल होते हैं, और दूसरा अध्याय यह समझना था कि मार्केट रैंडम नहीं है, तो मेरी जिंदगी का तीसरा अध्याय एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद जरूरी समस्या से शुरू हुआ। एक ऐसी समस्या जिससे हर ट्रेडर रोज जूझता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे सही नाम दे पाते हैं। इस समस्या का नाम है लैग और रिस्पॉन्सिवनेस। जब मैंने इंडिकेटर्स को एक इंजीनियर की तरह एनालाइज करना शुरू किया, तो एक बात बहुत जल्दी साफ हो गई। हर इंडिकेटर या तो स्लो होता है या फास्ट, और दोनों के साथ एक कीमत जुड़ी होती है। स्लो इंडिकेटर लेट सिग्नल देता है, फास्ट इंडिकेटर झूठे सिग्नल देता है, और ट्रेडर हर दिन इन्हीं दोनों के बीच फंसा रहता है। मैंने देखा कि लोग कहते हैं यह इंडिकेटर बहुत लेट है, यह इंडिकेटर बहुत नॉइजी है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता यह लेट क्यों है, यह नॉइजी क्यों है। इंजीनियर होने के नाते मैं जानता था यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह डिजाइन का रिजल्ट है। जब आप किसी इंडिकेटर को ज्यादा स्मूथ बनाते हैं तो आप नॉइज कम करते हैं, लेकिन उसी के साथ लैग बढ़ा देते हैं। और जब आप इंडिकेटर को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो लैग कम होता है, लेकिन नॉइज खुला रह जाता है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलत उम्मीद पाल लेते हैं। वे चाहते हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो तेज भी हो और पूरी तरह एक्यूरेट भी हो, लेकिन साइंस में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है, और ट्रेडिंग में उस कीमत का नाम है ट्रेड ऑफ। मैंने अपने पूरे करियर में एक बात बहुत साफ देखी है, लैग दुश्मन नहीं है, नॉइज दुश्मन नहीं है। दुश्मन है उन्हें समझे बिना उनसे डरना। जब ट्रेडर लैग से डरता है तो इंडिकेटर को तेज कर देता है और झूठे सिग्नल्स में फंस जाता है। जब ट्रेडर नॉइज से डरता है
तो इंडिकेटर को बहुत स्लो कर देता है और मूवमेंट का बड़ा हिस्सा मिस कर देता है। फिर वह कहता है, मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होती। मार्केट बस अपने नियमों पर चलती है। मेरे लिए यह पल बेहद आई ओपनिंग था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ ट्रेडर्स गलत सवाल पूछ रहे हैं। वे पूछते हैं, सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, जबकि सही सवाल यह होना चाहिए, इस मार्केट फेज में कौन सा कॉम्प्रोमाइज सही है। इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज से नहीं डरता, इंजीनियर कॉम्प्रोमाइज को डिजाइन करता है। और तभी मैंने मार्केट को एक ऐसी जगह के रूप में देखना शुरू किया जहां परफेक्ट सॉल्यूशन कभी मौजूद नहीं होता। असल में ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट समाधान नहीं होता, सिर्फ बेटर अलाइनमेंट होता है। अगर मार्केट की चाल धीमी है तो आपको धीमे इंडिकेटर की जरूरत है, अगर मार्केट तेज है तो आपको तेज इंडिकेटर की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वे एक ही इंडिकेटर को हर तरह की मार्केट पर लागू कर देते हैं, और जब वह काम नहीं करता तो निराश हो जाते हैं। यहीं पर मेरी सोच और गहराई में गई। मैंने साफ समझ लिया, इंडिकेटर का काम भविष्य बताना नहीं है, इंडिकेटर का काम है वर्तमान स्ट्रक्चर को मापना। लेकिन अगर आपका मेजरमेंट टूल मार्केट की स्पीड से मेल नहीं खा रहा तो आपकी मेजरमेंट ही गलत होगी, और गलत मेजरमेंट गलत कॉन्फिडेंस पैदा करती है। बिना क्लैरिटी का कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है। मैंने यह भी देखा कि लोग कहते हैं फास्ट इंडिकेटर बहुत रिस्की होता है, लेकिन सच ये है, फास्ट इंडिकेटर रिस्की नहीं होता। रिस्की होता है उसे गलत मार्केट फेज में इस्तेमाल करना। उसी तरह स्लो इंडिकेटर सेफ नहीं होता, वह बस आपको सच देर से बताता है। मेरी जिंदगी का यह तीसरा अध्याय मुझे एक बहुत बड़ा सच सिखा गया। ट्रेडिंग में कोई यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं होता। जो चीज आज काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी वही काम करे, और यह कोई फेलियर नहीं है, यह अडेप्टिव सिस्टम्स की नेचर है। मार्केट एक अडेप्टिव सिस्टम है, और अडेप्टिव सिस्टम को अडेप्टिव टूल्स की जरूरत होती है। लेकिन अडेप्टिव टूल्स बनाने से पहले एक और सवाल समझना जरूरी था। अगर मार्केट की स्पीड लगातार बदलती रहती है तो ट्रेडर उस स्पीड को मापे कैसे? क्योंकि आंखों से स्पीड दिखाई नहीं देती। चार्ट देखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा टेम्पो बदल चुका होता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी तरह अंधे हो जाते हैं, और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का अगला दरवाजा खुलता है। मैंने खुद से पूछा, क्या मार्केट की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है? क्या यह जाना जा सकता है कि मार्केट इस वक्त स्लो मोड में है या फास्ट मोड में? अगर यह संभव है तो फिर इंडिकेटर खुद को अडेप्ट कर सकता है, और अगर इंडिकेटर अडेप्ट करता है तो ट्रेडर को अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं पर मेरे लिए ट्रेडिंग एक गेम नहीं रही, ट्रेडिंग मेरे लिए एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बन गई। और हर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का एक समाधान होता है, बस सही सवाल पूछना पड़ता है। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर बेस्ट है, सवाल यह है मार्केट की स्पीड को मापा कैसे जाए, और क्या साइकिल सिर्फ थ्योरी हैं या उन्हें रियल टाइम में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यहीं पर साइंस ट्रेडिंग से हाथ मिलाती है, और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे छूट जाते हैं। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा अडेप्टिव इंडिकेटर्स क्या होते हैं, और कैसे मार्केट खुद तय करती है कि इंडिकेटर को कितना तेज और कितना धीमा होना चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो यकीन मानिए, आप अब इंडिकेटर ढूंढने वाले ट्रेडर नहीं रहे, अब आप सिस्टम समझने वाले ट्रेडर बन चुके हैं, और यही सोच आगे चलकर सब कुछ बदल देती है। अगर मेरी जिंदगी का तीसरा अध्याय लैग और रिस्पॉन्सिवनेस के बीच फंसे ट्रेडर की कहानी था, तो मेरी जिंदगी का चौथा अध्याय एक बिल्कुल अलग सवाल से शुरू हुआ। एक ऐसा सवाल जिसने मेरी पूरी सोच हिला दी। अगर मार्केट बदलती रहती है तो इंडिकेटर स्थिर क्यों होना चाहिए? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह सवाल बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह सवाल पूरे इंडिकेटर बेस्ड सिस्टम की नींव हिला देता है। मैंने देखा कि ट्रेडर्स लगातार इंडिकेटर बदलते रहते हैं, कभी RSI, कभी MACD, कभी स्टोकेस्टिक, लेकिन मैंने किसी को यह कहते नहीं सुना, मार्केट बदल गई है, चलो इंडिकेटर को मार्केट के हिसाब से बदलते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग इंडिकेटर को एक टूल नहीं, एक ट्रुथ मान लेते हैं। इंजीनियर ऐसा नहीं सोचता। इंजीनियर जानता है हर टूल को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। मैंने मार्केट को एक डायनेमिक सिस्टम की तरह देखा, और डायनेमिक सिस्टम में स्टैटिक सॉल्यूशन हमेशा फेल होता है। यहीं से अडेप्टिव इंडिकेटर्स का विचार पैदा हुआ। मैंने सोचा, अगर मार्केट कभी तेज होती है, कभी धीमी, और कभी मार्केट कमजोर होती है,
तो इंडिकेटर को भी यह समझना चाहिए। इंडिकेटर को यह पता होना चाहिए कि वह किस तरह की मार्केट में काम कर रहा है। लेकिन सवाल यह था, इंडिकेटर मार्केट को समझे कैसे? मार्केट बोलती नहीं है, मार्केट सिग्नल देती है। प्राइस मूवमेंट एक सिग्नल है। हर मूवमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन छुपी होती है, स्पीड की, साइकिल की और स्ट्रक्चर की। मैंने इंडिकेटर को मार्केट का बॉस नहीं बनाया, मैंने मार्केट को इंडिकेटर का टीचर बनाया। दोस्तों, यही सबसे बड़ा फर्क था। स्टैटिक इंडिकेटर कहता है मैं ऐसा ही हूं, मार्केट जैसी भी हो। एडेप्टिव इंडिकेटर कहता है मार्केट जैसी है मैं वैसा बनूंगा। और यही सोच ट्रेडिंग को गैसिंग से साइंस की तरफ ले जाती है। मैंने देखा, जब मार्केट स्लो होती है तो लॉन्ग टर्म साइकिल्स डोमिनेट करती हैं, और जब मार्केट फास्ट होती है तो शॉर्ट टर्म साइकिल्स। लेकिन ट्रेडर हर समय एक ही पीरियड यूज करता है। यहीं से गलत सिग्नल्स पैदा होते हैं। एडेप्टिव इंडिकेटर यह नहीं पूछता प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। एडेप्टिव इंडिकेटर पूछता है इस वक्त मार्केट कितनी तेज सांस ले रही है? और जैसे ही इंडिकेटर मार्केट की सांस पहचान लेता है, वह अपने पैरामीटर्स खुद एडजस्ट कर लेता है। दोस्तों, यह कोई मैजिक नहीं है, यह सिर्फ मेजरमेंट है। मार्केट की स्पीड को मेजर करना, डोमिनेंट साइकिल को पहचानना और इंडिकेटर को उसी रिदम में चलाना। यही मुझे एहसास हुआ, इंडिकेटर फेल नहीं होते, फेल होती है ट्रेडर की जिद की एक ही टूल हर जगह काम करे। लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। समुद्र में एक ही नाव हर मौसम में नहीं चलती। इंजन बदलना पड़ता है, स्पीड बदलनी पड़ती है, डायरेक्शन एडजस्ट करनी पड़ती है। मार्केट भी एक ओशन है और ट्रेडर उसमें तैरने वाला इंसान। अगर आप पानी की गति नहीं समझेंगे तो डूबना तय है। दोस्तों, एडेप्टिव इंडिकेटर ट्रेडर को स्मार्ट नहीं बनाता, एडेप्टिव इंडिकेटर ट्रेडर को हम्बल बनाता है। क्योंकि अब ट्रेडर यह मान लेता है मार्केट मुझसे बड़ी है, और जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तभी असली लर्निंग शुरू होती है। मैंने यह भी देखा कि लोग एडेप्टिव इंडिकेटर्स से डरते हैं। उन्हें लगता है यह बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सच्चाई यह है कॉम्प्लेक्स मार्केट में सिंपल थिंकिंग सबसे खतरनाक होती है। एडेप्टिव इंडिकेटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स है मार्केट को सिंपल समझना। दोस्तों, मेरी जिंदगी का यह चौथा अध्याय मुझे एक और गहरी सच्चाई तक ले गया। एडेप्टिव इंडिकेटर तभी काम करता है जब ट्रेडर भी एडेप्टिव हो। अगर ट्रेडर इमोशनली रिजिड है तो सबसे स्मार्ट इंडिकेटर भी बेकार है, क्योंकि एडेप्टेशन सिर्फ कोड में नहीं होती, एडेप्टेशन माइंडसेट में होती है। और यहीं से ट्रेडिंग साइकोलॉजी साइंस से हाथ मिलाती है। लेकिन अभी एक आखिरी पजल बाकी था। अगर इंडिकेटर एडेप्ट करता है, अगर मार्केट साइकिल्स देती है, अगर स्पीड मेजर की जा सकती है, तो फिर ट्रेडर गलत क्यों करता है? इतने टूल्स के बाद भी लॉस क्यों होते हैं? लोग सिस्टम क्यों छोड़ देते हैं? यही सवाल मेरी जिंदगी के 5वें अध्याय का दरवाजा खोलता है। अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा क्यों ट्रेडर्स सिस्टम्स पर भरोसा खो देते हैं और कैसे मार्केट का फेस चेंज सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर को भी कंफ्यूज कर देता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब आप इंडिकेटर्स को सिग्नल्स नहीं, सिस्टम्स की तरह देखने लगे हैं, और यही फर्क ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी के पहले 4 अध्याय मार्केट, इंडिकेटर्स और एडप्टेशन को समझने की कहानी थे, तो 5वां अध्याय एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू हुआ। अगर सिस्टम सही है तो लोग उसे छोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि मार्केट फेज बदलती रहती है और ट्रेडर खुद को उस बदलाव के लिए तैयार नहीं करता। दोस्तों, मार्केट सीधी लाइन में नहीं चलती, मार्केट फेसेस में चलती है। कभी ट्रेंड स्ट्रांग होता है, कभी ट्रेंड वीक, कभी वॉलेटिलिटी हाई, कभी वॉलेटिलिटी लो। एडेप्टिव इंडिकेटर इन फेसेस को पहचान सकता है, लेकिन ट्रेडर का दिमाग इतनी तेजी से एडेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ट्रेडर आदतों से चलता है और आदतें बदलाव से डरती हैं। मैंने देखा, जब कोई सिस्टम लगातार जीत देता है तो ट्रेडर कंफर्टेबल हो जाता है, वह अलर्ट रहना छोड़ देता है, वह मान लेता है अब तो मुझे मार्केट समझ आ गई है। और यहीं से सबसे खतरनाक फेज शुरू होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस सिस्टम का दुश्मन नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर का दुश्मन है। जब मार्केट फेज बदलती है तो सिस्टम के सिग्नल्स भी बदलते हैं, लेकिन ट्रेडर पुराने कॉन्फिडेंस के साथ नए सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है। और जब लॉसेस आते हैं तो ट्रेडर सिस्टम को ब्लेम करता है, सिस्टम छोड़ देता है। लेकिन सच ये है, सिस्टम ने कभी यह वादा किया ही नहीं था कि वह हर फेज में एक जैसे रिजल्ट देगा। यह वादा ट्रेडर ने खुद से किया था।
दोस्तों, मैंने यह भी देखा कि ट्रेडर्स सिस्टम से भावनात्मक रिश्ता बना लेते हैं। वे कहते हैं, यह मेरा सिस्टम है। लेकिन मार्केट किसी की नहीं होती। मार्केट इंडिफरेंट है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सिस्टम से जुड़े हैं। मार्केट बस अपनी कंडीशन बदलती रहती है, और जो सिस्टम मार्केट को फॉलो करता है वही सरवाइव करता है। लेकिन जो ट्रेडर सिस्टम से इमोशनल हो जाता है वह टूट जाता है। इंजीनियर कभी सिस्टम से इमोशनल नहीं होता। इंजीनियर सिस्टम को टेस्ट करता है, ऑब्जर्व करता है और जानता है फेलियर फीडबैक होता है, इंसल्ट नहीं। लेकिन ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है। लॉस उसका ईगो चोटिल करता है और ईगो लर्निंग को बंद कर देता है। दोस्तों, यही वजह है कि लोग कहते हैं, मैंने सब ट्राई कर लिया। लेकिन सच्चाई यह होती है, उन्होंने सब ट्राई नहीं किया, उन्होंने सब छोड़ दिया। हर बार जब मार्केट बदली, उन्होंने सिस्टम बदला, लेकिन कभी यह नहीं बदला, खुद का रिएक्शन। मैंने यह भी देखा, ट्रेडर्स कहते हैं सिस्टम बोरिंग हो गया है। लेकिन सिस्टम बोरिंग नहीं होता। बोरिंग होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन ईगो को पसंद नहीं आता। मार्केट का फेस चेंज ट्रेडर के पेशेंस को टेस्ट करता है, और ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कांस्टेंट एक्साइटमेंट। लेकिन साइंस में कांस्टेंट एक्साइटमेंट नहीं होता। साइंस में ऑब्जर्वेशन होती है, एडजस्टमेंट होती है, और फिर वेटिंग होती है। दोस्तों, मेरी जिंदगी का यह 5वां अध्याय मुझे एक और साफ सच्चाई तक ले आया। ट्रेडिंग में प्रॉब्लम इंडिकेटर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। प्रॉब्लम है ट्रेडर की सिंप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग। मार्केट कॉम्प्लेक्स है, मार्केट एडप्टिव है, मार्केट लेयर्ड है। लेकिन ट्रेडर चाहता है एक सिंपल आंसर, और सिंपल आंसर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में काम नहीं करता। मैंने समझ लिया, सिस्टम पर भरोसा टूटने का असली कारण सिस्टम नहीं है। असल कारण है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। ट्रेडर सिस्टम से परफेक्शन चाहता है, सिस्टम ट्रेडर से एडेप्टेशन चाहता है, और जब ये दोनों एक लाइन में नहीं होते तो रिश्ता टूट जाता है। दोस्तों, अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है। अगर सिस्टम फेल नहीं करते, अगर मार्केट फेज बदलती है, अगर इंडिकेटर्स एडेप्ट कर सकते हैं, तो ट्रेडर खुद को स्टेबल कैसे रखे? ट्रेडर अपना भरोसा कैसे बनाए रखे? ट्रेडर कैसे जाने सिस्टम को एडजस्ट करना है या खुद को? यही वह सवाल है जहां ज्यादातर लोग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहीं से रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का अगला और सबसे क्रिटिकल अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अब बात इंडिकेटर की नहीं रही, अब बात डिसीजन मेकिंग की है। अब सवाल यह है, जब मार्केट फेज बदल जाए तो ट्रेडर क्या करे? रुके, बदले या छोड़ दे? यही वो जंक्शन है जहां साइंस सीधे साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है, और यहीं से ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नहीं रहती, मानसिक परीक्षा बन जाती है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा, इंजीनियर की तरह सोचने वाला ट्रेडर मार्केट के अचानक बदलते रूप में डिसीजन कैसे लेता है, कैसे रूल्स, मेजरमेंट्स और कूल थिंकिंग ट्रेडर को सिस्टम छोड़ने से बचाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए, आप अब सिस्टम छोड़ने वाले ट्रेडर नहीं रहे, आप सिस्टम समझने वाले ट्रेडर बन चुके हैं। और यही सोच अगले अध्याय में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज देने वाली है। दोस्तों, अगर मेरी जिंदगी के पिछले अध्याय आपको ये सिखा चुके हैं कि मार्केट कैसे चलती है, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं और सिस्टम टूटते नहीं, लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो मेरी जिंदगी का 6ठा अध्याय एक बहुत निजी सवाल से शुरू हुआ। जब मार्केट बदल जाए तो ट्रेडर को डिसीजन कैसे लेना चाहिए? क्योंकि असली नुकसान इंडिकेटर की वजह से नहीं होता, असल नुकसान होता है गलत डिसीजन की वजह से। इंजीनियर होने के नाते मैंने हमेशा डिसीजन को इमोशन से अलग रखा, लेकिन ट्रेडिंग में इमोशन अपने आप आ जाती है। लॉस में डर, प्रॉफिट में लालच और साइलेंस में इम्पेशंस। और ट्रेडर फिर भी सोचता है मैं रैशनल हूं, जबकि उसका दिमाग रिएक्शन मोड में होता है। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स असल में डिसीजन लेते ही नहीं हैं, वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। प्राइस ऊपर गया, बाय। प्राइस नीचे गया, सेल। इंडिकेटर पलटा, एग्जिट। लेकिन रिएक्शन और डिसीजन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। रिएक्शन इंस्टेंट होता है, डिसीजन मेजर्ड होता है। रिएक्शन इमोशन से आता है, डिसीजन फ्रेमवर्क से आता है। और यही फ्रेमवर्क मेरी जिंदगी का 6ठा और सबसे जरूरी अध्याय बना। दोस्तों, मैंने कभी यह नहीं पूछा मार्केट क्या करने वाली है, मैंने हमेशा यह पूछा मार्केट अभी क्या है। यह सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। जब आप फ्यूचर पूछते हैं तो आप गैस करते हैं, जब आप प्रेजेंट पूछते हैं तो आप मेजर करते हैं।
इंजीनियर गैसिंग से नहीं चलता, इंजीनियर मेजरमेंट से चलता है। मैंने अपने लिए एक बहुत सादा नियम बना लिया। अगर मैं मार्केट को मेजर नहीं कर पा रहा तो मैं डिसीजन नहीं लूंगा। नो ट्रेड भी एक डिसीजन होता है। दोस्तों, यही वह जगह है जहां इमोशनल ट्रेडर और इंजीनियर ट्रेडर अलग हो जाते हैं। इमोशनल ट्रेडर हर समय कुछ करना चाहता है, इंजीनियर ट्रेडर हर समय कुछ समझना चाहता है। मैंने मार्केट को 3 नजरियों से देखना शुरू किया। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट की स्पीड क्या है, मार्केट का फेज क्या है। अगर यह तीनों साफ नहीं होते तो एक्शन लेना मेरे लिए फॉरबिडन था। लोग कहते हैं, इतना सोचोगे तो ट्रेड कब करोगे? लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पैसा तभी बनाया जब मैंने ट्रेड कम लिए। क्योंकि हर ट्रेड डिसीजन नहीं होता। डिसीजन वह होता है जिसके पीछे लॉजिक हो, मेजरमेंट हो और एक्सेप्टेंस हो। एक्सेप्टेंस मतलब अगर मैं गलत हुआ तो भी मैं शांत रहूंगा। अगर आप गलत होने को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप गैम्बल कर रहे हैं। दोस्तों, इंजीनियर का डिसीजन फ्रेमवर्क बहुत बोरिंग होता है। उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, उसमें प्रेडिक्शन नहीं होती, उसमें हीरो बनने का सपना नहीं होता। लेकिन वही बोर्डम ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है। मैंने देखा, ट्रेडर्स डिसीजन इसलिए बिगाड़ते हैं क्योंकि वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं, मार्केट को, दूसरों को या खुद को। इंजीनियर खुद को प्रूव नहीं करता, इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ईगो को बाहर रखना पड़ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा सिस्टम परफेक्ट है। मैंने हमेशा यह कहा, मेरा सिस्टम ऑब्जर्वेबल है। परफेक्ट सिस्टम कभी एक्सिस्ट नहीं करता, ऑब्जर्वेबल सिस्टम करता है। और ऑब्जर्वेबल सिस्टम में लॉस भी इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ट्रेडर लॉस को इंसल्ट समझ लेता है, इंजीनियर लॉस को फीडबैक समझता है, और फीडबैक डिसीजन फ्रेमवर्क को और स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में इमोशन हटाने का एक ही तरीका है, रूल्स पहले डिसाइड करो, डिसीजन बाद में नहीं। अगर आप ट्रेड लेते समय रूल्स सोच रहे हैं तो आप देर कर चुके हैं। डिसीजन तब लिया जाना चाहिए जब मार्केट बंद हो, जब दिमाग शांत हो, जब कोई पैसा दांव पर ना हो। मार्केट खुलने पर सिर्फ एग्जीक्यूशन होना चाहिए, क्योंकि इमोशन एग्जीक्यूशन में नहीं, डिसीजन में आता है। इसलिए मैंने डिसीजन को मार्केट से बाहर रखा। मैंने यह स्वीकार कर लिया था, मार्केट मुझे सरप्राइज करेगी, लेकिन मैंने खुद को सरप्राइज करने की इजाजत नहीं दी। दोस्तों, यह फ्रेमवर्क ट्रेडर को पावरफुल नहीं बनाता, यह ट्रेडर को स्टेबल बनाता है, और स्टेबिलिटी ट्रेडिंग में सबसे रेयर एसेट है। लेकिन अब हम एक आखिरी और बहुत नाजुक मोड पर हैं, क्योंकि फ्रेमवर्क होने के बाद भी एक सवाल बचता है। जब सब कुछ मेजर हो चुका हो, रूल्स तय हों, सिस्टम डिफाइंड हो, तो ट्रेडर कैसे जाने कि अब एक्शन लेने का समय है? क्योंकि ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस बन जाती है और ज्यादा कॉशन फियर बन जाती है। तो बैलेंस कहाँ है दोस्तों? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि यह जवाब इंडिकेटर में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। यह जवाब है ट्रेडर की मैच्योरिटी में, और मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती। ये बनती है ऑब्जर्वेशन से, मिस्टेक्स से और ऑनेस्टी से। मेरी जिंदगी का 6ठा अध्याय यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से सबसे आखिरी अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि जब आपके पास साइंस हो, फ्रेमवर्क हो और क्लैरिटी हो, तब एक आखिरी सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आप इस प्रोसेस पर लंबे समय तक टिक सकते हैं? यही वो सवाल है जो तय करता है ट्रेडर बचेगा या टूटेगा। अगले और अंतिम अध्याय में मैं आपको बताऊंगा रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स का सबसे शांत लेकिन सबसे कठिन लेसन, कंसिस्टेंसी। और क्यों एवरेज ट्रेडर नहीं, एवरेज थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप अब सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। तो यकीन मानिए, आप ट्रेडिंग सीख नहीं रहे, आप ट्रेडर बन रहे हैं। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं ये मान लेता हूं कि आप शॉर्टकट ढूंढने नहीं आए थे, आप समझने आए थे। और यही बात आपको ज्यादातर ट्रेडर्स से अलग करती है। मेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे गहरा अध्याय किसी इंडिकेटर से शुरू नहीं हुआ, किसी फॉर्मूला से भी नहीं। यह अध्याय शुरू हुआ एक बहुत साधारण ऑब्जर्वेशन से। मैंने देखा कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलत इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ नहीं आता। वो गलत इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक जैसे नहीं रहते। कभी डिसिप्लिन, कभी एक्साइटमेंट, कभी पेशेंस, कभी फियर, कभी सिस्टम, कभी इंपल्स। मार्केट से ज्यादा उनका दिमाग बदलता रहता है। इंजीनियर होने के नाते मैं कंसिस्टेंसी को एक हैबिट नहीं, एक सिस्टम प्रॉपर्टी मानता हूं। अगर कोई सिस्टम हर बार अलग बिहेव करे तो वह सिस्टम नहीं रहता, और ट्रेडर भी एक सिस्टम ही है। दोस्तों,
कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर दिन सेम प्रोसेस, सेम सोच, सेम रिएक्शन, सेम डिसीजन रूल्स। मार्केट बदलेगी, साइकिल्स बदलेंगी, वॉलेटिलिटी बदलेगी, लेकिन अगर आप हर बदलाव के साथ खुद को बदलते रहेंगे तो आप कभी किसी चीज में मास्टर नहीं बन पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में एक बात बहुत साफ देखी है। सीरियस ट्रेडर्स कभी हीरो नहीं बनते। वो हेडलाइंस में नहीं आते। वो एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करते। वो चुपचाप वही काम बार बार करते हैं और यही बोर्डम उनकी सबसे बड़ी एज बन जाती है। दोस्तों, एवरेज ट्रेडर लॉस से नहीं टूटता। एवरेज ट्रेडर इम्पेशंस से टूटता है। वो चाहता है आज कुछ अलग हो जाए, लेकिन मार्केट हर दिन अलग होने के लिए नहीं बनी। मार्केट एवरेज बिहेवियर को पनिश करने के लिए बनी है। कंसिस्टेंसी एवरेज थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो आप इमोशनल एक्सट्रीम से बाहर रहते हैं। ना बहुत कॉन्फिडेंट, ना बहुत डरपोक, बस ग्राउंडेड। और ग्राउंडेड इंसान मार्केट में सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहता है। मैंने कभी ये नहीं पूछा आज मैं कितना कमा सकता हूं। मैंने हमेशा ये पूछा क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अगर जवाब हाँ होता था तो दिन सक्सेसफुल था। प्रॉफिट आया या नहीं वो सेकेंडरी था, क्योंकि प्रॉफिट प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है। प्रोसेस टूटेगा तो प्रॉफिट भी टूटेगा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आती है जाती है। कंसिस्टेंसी कमिटमेंट है, और कमिटमेंट तभी टिकता है जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रियलिटी ये है हर सिस्टम ड्रॉडाउन देखेगा, हर ट्रेडर गलत होगा, हर फेज स्मूथ नहीं होगी, लेकिन जो ट्रेडर इन सब के बावजूद सेम सोच के साथ आगे बढ़ता है वही ट्रेडर अंत में खड़ा रहता है। मैंने देखा है लोग कहते हैं मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूं जब तक लॉस ना हो जाए, लेकिन सच ये है डिसिप्लिन लॉस के बाद ही टेस्ट होता है। प्रॉफिट में डिसिप्लिन आसान होता है, लॉस में डिसिप्लिन कैरेक्टर बनाता है। दोस्तों, रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स कभी यह वादा नहीं करती कि आप मार्केट को बीट करेंगे। यह आपको यह सिखाती है कि आप खुद को कैसे बीट ना करें, क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, वो खुद होता है। उसकी इंपेशंस, उसकी ईगो, उसकी इनकंसिस्टेंसी। और जिस दिन आप इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट आपको रोक नहीं पाती। मेरी पूरी जर्नी का निष्कर्ष बहुत सिंपल है। इंडिकेटर्स सेकेंडरी हैं, सिस्टम सेकेंडरी है, इंटेलिजेंस भी सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज है कंसिस्टेंसी ऑफ थिंकिंग। अगर आपकी सोच हर फेज में स्टेबल है तो आपका सिस्टम अपने आप स्टेबल हो जाता है, और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक ही बात याद रखनी है तो वो ये है ट्रेडिंग रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस जैसी डिसिप्लिन मांगती है। कोई नॉइज नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, एडजस्टमेंट और कंसिस्टेंसी। यहीं पर रॉकेट साइंस फॉर ट्रेडर्स खत्म होती है, लेकिन अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है। शांत रहिए, मेजर करते रहिए, और सबसे जरूरी एक जैसे रहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक करें, फाइनेंस विद डायनेश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि यह सोच किसी और ट्रेडर की मदद कर सकती है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।